everyone, welcome to our video lecture series of subject Building Construction Technology. Today we are going to learn about building components. So let's start it. Building components can classified in the broad two main common two types, which are first one is a substructure and the second one is a superstructure. Here we can see common building components. Basic building components are classified in two types, superstructure and substructure. So let's see what is these structures. Substructure. The substructure is the lower portion of the building which is located below the ground level. यानी कि जो बिल्डिंग का लोअर लेवल लोअर पोर्शन है जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे लोकेटेड होता है, विच ट्रांसमिट द लोड ऑफ अ सुपरस्ट्रक्चर टू द सबसॉइल. सुपरस्ट्रक्चर का जो टोटल लोड होता है वो कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, सॉइल में ट्रांसमिट करने का वर्क करता है सबस्ट्रक्चर. इट इंक्लूड्स द फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशंस हैं वो सब सबस्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के नीचे होते हैं. इसके बाद देखते हैं सुपरस्ट्रक्चर. Superstructures is the part of a building which is above the ground. ग्राउंड लेवल के जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम कहेंगे सुपरस्ट्रक्चर. और जो सुपरस्ट्रक्चर है वो विच सर्व्स द पर्पस ऑफ बिल्डिंग्स इंटेंडेड यूज. बिल्डिंग का जो यूज़ है वो पर्पस उनका जो मेन पर्पस होता है वो है बिल्डिंग का जो यूज़ है उसे सर्व करना. It includes plinth, wall and columns, then beams, arcs, roof and slabs, lintel and arcs, chhajjas, parapet wall, then steps and stairs, etc. So let's discuss this component in detail. Before that, see two types of main structures. फर्स्ट वन इज़ अ फ्रेम स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज़ अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हम तस्वीर में देख सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर दिया गया है. फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बीम, कॉलम और स्लैब से बना होता है. इनके जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं ये यही हैं. एक तो फुटिंग यानी कि फाउंडेशन होता है, उसके बाद बीम्स एंड कॉलम्स होते हैं. बीम्स यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चरल उन्हें हम बीम्स कहते हैं. वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं. और जो स्लैब होती है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है रूफ जैसा. अब ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं क्योंकि ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बनता है. उसके बाद है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बीम्स और कॉलम्स नहीं होती, बट इनका जो लोड कैरी होता है वो होता है इनकी जो वॉल होती हैं उन्हीं से. वॉल ही ये सब सारा का सारा लोड कैरी करके फाउंडेशन में ट्रांसमिट करती है और फाउंडेशन सॉइल में ट्रांसमिट करता है सारा का सारा लोड. सो दीज आर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स. उसके बाद है फुटिंग. फुटिंग इज द फर्स्ट component which construct the first in building construction. जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया जाता है फुटिंग यानी कि फाउंडेशन का बेस होता है. ऐसे कहते हैं, फाउंडेशन ही कह सकते हैं हम. तो फुटिंग ऐसा होता है. यहाँ पे तस्वीर में हमें फुटिंग्स दी गई हैं. बट फाउंडेशन फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसके लिए इस प्रकार का फाउंडेशन बनाया जाता है. कॉलम्स के लिए फुटिंग्स की डिज़ाइन की जाती है. फुटिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिससे कि कॉलम्स है वो फुटिंग के अंदर लोड ट्रांसमिट करेंगे और जो फुटिंग्स है वो सॉइल के अंदर लोड ट्रांसमिट करेंगी. सेकंड है वो है फाउंडेशन ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बीम या कॉलम नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ वॉल ही होती हैं. तो वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग 2, 3 या 4 गुना ज़्यादा थिकनेस का एक्सकेवेशन किया जाता है. उस एक्सकेवेशन को फिल करने के लिए अनकोर्स्ड रॉक या तो कंक्रीट
ऐसा कुछ हार्ड मटेरियल यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी इनफ स्ट्रॉन्ग हो। फाउंडेशन के बाद आता है प्लिंथ। प्लिंथ यानी कि डिवाइडिंग लाइन बिटवीन दी सब स्ट्रक्चर एंड दी सुपर स्ट्रक्चर। जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर का स्ट्रक्चर है और ग्राउंड लेवल के नीचे का स्ट्रक्चर है, दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन बोल सकते हैं उसे हम कहेंगे प्लिंथ। तो प्लिंथ के ऊपर ही हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और प्लिंथ इसलिए कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि जो रेन वाटर हो वो इजीली बह जा सके, हमारे घर में कुछ भी ना आए, पानी वगैरह या फिर इंसेक्ट्स हैं, कुछ इस तरह के प्रोटेक्शंस के लिए जो हमारा बिल्डिंग होती है उसे हम अमुक हाइट, सर्टेन हाइट तक लेकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग इज़ नथिंग बट जब हमारा प्लिंथ लेवल एक बार कंस्ट्रक्ट हो जाए, डिसाइड हो जाए, उसके बाद उस पर कंक्रीट से एक स्लैब बनाई जाती है, उसे हम फ्लोर कहते हैं। फिर प्लास्टरिंग करके उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर उसे उसका फ्लोर डिसाइड किया जाता है, फ्लोर का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया जाता है। यहाँ पे सेकंड तस्वीर में हम देख सकते हैं कि टाइल्स लगाई गई हैं। इस तरह के कोई अलग भी जो फ्लोर हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद है वॉल। तो वॉल का जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्राइवेसी। उसके बाद कोई जो बाहर का कुछ भी मटेरियल का कुछ भी थिंग हो, व्यक्ति हो, वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर ना आ सके, ये मेन पर्पस होता है। प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम द सनलाइट, देन summer rain, and दिस ऑल आर मेन पर्पस। उसके अलावा ये सब तो फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर वॉल के फंक्शंस हुए, बट अगर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तो जो वॉल होती हैं वही एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर वर्क करती हैं। तो वही जो लोड होता है स्लैब का या फिर वॉल का है, उसका डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, वो सब वॉल ही कैरी करके उसे फाउंडेशन तक भेज कर फाउंडेशन उसे सॉइल में ट्रांसमिट करता है। तो ये सब वॉल के फंक्शंस हैं। इसके बाद है डोर्स एंड विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स टू। सो डोर्स का मेन पर्पस होता है वो आने जाने के लिए होता है। उसके बाद विंडोज़ हैं तो विंडोज़ फॉर प्रॉपर लाइटनिंग, नेचुरल लाइटनिंग, देन वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए वेंटिलेटर्स भी होते हैं, डोर्स भी, विंडोज़ भी होती हैं। तो ये सब यूज़ हैं इन सब के। अब यहाँ पे हमें लिंटल टू सपोर्ट डोर ऐसा कुछ दिया गया है फर्स्ट फिगर में। तो इसका मतलब लिंटल यानी कि क्या है, तो लिंटल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डोर्स और विंडोज़ की जो फ्रेम होती है उनके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि जो स्लैब और ऊपर की जो वॉल है उनका जो लोड है डायरेक्टली हमारी डोर या विंडो की फ्रेम पर आकर उसे डैमेज ना करे। इसके लिए लिंटल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिर फायर रेजिस्टेंस डोर भी बनाए जाते हैं डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके। इसके बाद है स्टेयर्स एंड लिफ्ट्स। स्टेयर्स एंड लिफ्ट्स आर एलिवेटर्स जो कि हमें मदद करते हैं एक स्टोरेज से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हम स्टेयर से आके या तो लिफ्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है ये सब मेन जो कंपोनेंट हम बोल सकते हैं बिल्डिंग के मेन बिग कंपोनेंट्स ये थे। अब है बिल्डिंग की फिनिशिंग वर्क। जब तक फिनिशिंग वर्क ना हो तब तक जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें प्लास्टरिंग वर्क आता है। प्लास्टरिंग वर्क यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, उन सब स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं सब, बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब, इन सब को मोर्टार से कवर करना। मोर्टार यानी कि सैंड, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है। इसे कवर करने से अपीयरेंस भी अच्छा मिलता है, स्मूथ सरफेस हमें मिलती है।
उसके बाद है पेंटिंग। तो पेंटिंग का भी पर्पज़ यही है कि अच्छा अपीयरेंस मिले, दिखने में अच्छा लगे, एज वेल एज बिल्डिंग को प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द सनलाइट, रेन एक्सेट्रा। उसके बाद ग्लास एंड क्लैडिंग फिस्ट, इस जैसे ग्लास फिटिंग या सब ऐसे वर्क किए जाते हैं। इंटीरियर फिनिशिंग आर्किटेक्चर आपको बताएगा कि ऐसा आपको अच्छा लगेगा। आपका घर या तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कुछ अलग तरीके की बिल्डिंग है, तो उसका इंटीरियर फिनिशिंग अलग तरीके से होता है। इसके बाद है टाइलिंग एंड ग्रेनाइट। तो फ्लोर के लिए या फिर बाथरूम्स होते हैं उनको फुल्ली टाइल्स बनाया जाता है। सो ये सब वर्क किए जाते हैं। देन ड्राइव वे पेवमेंट्स, यानी कि आने जाने के लिए, या तो हमारी गाड़ी को हमारे प्लॉट के अंदर आने के लिए जो आने का रास्ता बनाया जाता है। फिर लैंडस्केप, यानी कि मिनी गार्डन टाइप होता है जहाँ पे हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं। फिर कंपाउंड वॉल एंड गेट्स, हमारी जो प्लॉट होगा उसके आसपास एक वॉल बनाई जाती है, उसका मेन गेट बनाया जाता है। तो ये सब वर्क बिल्डिंग फिनिशिंग में इंक्लूड होता है। इसके बाद है बिल्डिंग सर्विसेज। तो बिल्डिंग सर्विसेज मेनली टू टाइप की होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एंड सेकंड वन इज प्लम्बिंग। तो इलेक्ट्रिकल में जो वायरिंग है, कंडक्ट है, हमारे जो अर्थिंग के वायर्स होते हैं, फिर लाइटिंग, पावर सॉकेट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, इस इलेक्ट्रिक पैनल्स, इन सब का केबल्स का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे फैसिलिटी होती हैं वो प्रोवाइड करी जा सकती हैं। यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं इलेक्ट्रिकल फिनिशिंग के रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड। उसके बाद है प्लम्बिंग सर्विसेज। प्लम्बिंग सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं पाइप लाइन, देन पम्प्स एंड टैंक्स। पाइप वाटर के आने के लिए हमारे जहाँ पे भी हम रहेंगे हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो पानी आए। फिर वेस्ट वाटर को रिमूव करने के लिए सीवेज पाइप, देन पंप एंड टैंक्स, पानी को स्टोर करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, देन सैनिटरी फिटिंग्स। इन सब की भी तस्वीर यहाँ पे हमें दी गई है। तो ये सब हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स थे। अब हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं इनके कुछ नॉमिनल डायमेंशंस डिसाइड किए गए हैं। तो जनरली यही डायमेंशंस यूज़ होते हैं, बट डिपेंड करता है कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अलग हो या फिर वहाँ की साइट की सिचुएशन कुछ अलग हो, तो ये वेरी कर सकते हैं, बट जनरली दिस नॉमिनल डायमेंशंस आर स्टैंडर्ड। तो कॉलम की जो साइज़ होती है, कॉलम होता है वो 3 शेप में बनता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कुलर। तो स्क्वायर वो 20x20 सेंटीमीटर या 30x30 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन दी लोड ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। फिर रेक्टेंगल होता है तो वो 20x30 सेंटीमीटर में डिज़ाइन किया जाता है। फिर सर्कल है तो सर्कल शेप है तो वो उसका जो डायमीटर है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। फिर कॉलम की फुटिंग यानी कि जो कॉलम का फाउंडेशन बेस है वो कितना होगा, तो वो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो 1 मीटर होगी, लेंथ 1 मीटर होगी और विड्थ भी 1 मीटर होगी। उसके बाद है डेप्थ ऑफ बीम की डेप्थ कितनी होगी, तो इट वुड बी 30, 45 एंड 60 सेंटीमीटर्स। देन स्टेप्स यानी कि जो हमारे स्टेयर्स होते हैं वो नंबर ऑफ राइजेस यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, तो इट्स इक्वल्स टू, इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं हाइट ऑफ सीलिंग, हमारी सीलिंग की हाइट हो प्लस उसमें हमें स्लैब की थिकनेस हो उसे ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करके इसे डिवाइड करना है। राइज़र हाइट यानी कि एक राइज़र की हाइट कितनी है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ राइज़र्स मिल जाएंगे। देन नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए नंबर ऑफ राइज़र्स माइनस 1, नंबर ऑफ थ्रेड्स यानी पहले तो थ्रेड्स क्या है, तो थ्रेड्स यानी कि जो ऐसे फ्लैट हम जिस पर पैर रखते हैं दैट इज़ नोन एज अ थ्रेड, एंड जो ऐसे वर्टिकल होता है उसे हम कहेंगे राइजेस। स्टेयर हमारे इस तरीके से होते हैं, वर्टिकल राइज देन हॉरिजॉन्टल थ्रेड।
तो ट्रेड के नंबर होंगे वो होंगे हमारे जितने राइजेस के नंबर हैं उनमें से एक कम कर देना होगा हमें। फिर है राइज़र की हाइट। एक राइज़र की हाइट कितनी होगी तो 15 to 20 सेंटीमीटर्स। उसके बाद है ट्रेड की विड्थ। ट्रेड की विड्थ है वो होगी ट्रेड कितना जिससे हम उस पर इजीली पैर रख सकें, चढ़ सकें हमारे जो स्टेयरकेस हैं उन्हें। तो इसकी जो विड्थ होगी वो 25, 30 या 35 सेंटीमीटर तक रहेगी। और जो विड्थ ऑफ स्टेप है मीन्स एंटायर जो स्टेप है उसकी विड्थ कितनी रहेगी तो उसकी विड्थ मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि इजीली वहाँ हम ऊपर चढ़ सकें और नीचे आ सकें, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकें। उसके बाद है नॉमिनल डायमेंशंस ऑफ बिल्डिंग में प्लिंथ। बिल्डिंग हमारा कंपोनेंट है वो है प्लिंथ। प्लिंथ की हाइट कितनी होनी चाहिए तो इट में भी 30, 45, 60, 75, 90 सेंटीमीटर, बट इट नॉट शुड बी ग्रेटर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है वॉल थिकनेस। तो वॉल की थिकनेस दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट एक तो होती है पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल का पर्पस बस दोनों रूम के बीच में पार्टीशन लगाना ही होता है, पार्टीशन का ही होता है। बट जो लोड बेयरिंग वॉल है, लोड बेयरिंग वॉल मीन्स कि जिनको लोड कैरी करके ट्रांसफ़र करना है फाउंडेशन से सॉइल तक, तो उनकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 20, 30 या 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। जबकि पार्टीशन वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर तक चल जाती है क्योंकि उन्हें कोई लोड कैरी करना नहीं होता है। इनके बाद है लिंटल। लिंटल यानी कि जो हमारे डोर्स एंड विंडोज़ होते हैं उनके ऊपर जो स्लैब और ऊपर की जो वॉल होती है उनका डायरेक्ट लोड हमारे डोर्स और विंडोज़ की फ्रेम पर आकर इन्हें डैमेज ना करे, इसके लिए एक तरीके का कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसे कहते हैं हम लिंटल। तो लिंटल की जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद है छज्जा प्रोजेक्शन। जो हमारे आउटर डोर्स या तो विंडोज़ होती हैं उनको हमें विंड से सॉरी या उनको हमें रेनी वाटर से या तो कुछ आउटर ऐसे डैमेजेस से बचाने के लिए एक छज्जा जैसा कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इस मेंबर की जो प्रोजेक्शन की जो होते हैं उसे हम 30, 45, 60, 75, 90 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब स्लैब की थिकनेस दी गई हुई है, तो स्लैब है उसकी थिकनेस 0.1 to 0.15 मीटर यानी कि 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है हमारे स्लैब की थिकनेस। उसके बाद है पैरापेट वॉल थिकनेस। पैरापेट वॉल यानी कि जो हमारे सबसे ऊपर जो टेरेस होती है, छत होती है, उसके बाउंड्रीज बनानी पड़ती है क्योंकि कोई ऊपर खड़ा व्यक्ति या तो कोई मटेरियल या कुछ भी पड़ा हो तो वो नीचे ना गिर जाए, उसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो उस पैरापेट वॉल पर कोई लोड नहीं आना होता है, वो सबसे ऊपर होती है, इसलिए उसकी थिकनेस भी 10 सेंटीमीटर तक चल जाती है। अब पैरापेट वॉल की हाइट, तो उसकी हाइट मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए ताकि कोई भी इजीली नीचे ना गिर जाए। इसके बाद है डोर की विड्थ। तो डोर की विड्थ यहाँ पे हमें जो दी गई हुई है वो जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट डोर्स, मेन डोर्स, बेडरूम डोर, देन बाथरूम डोर, इन सब के लिए हैं। बट अगर कोई इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी तो उसको उसकी डोर की साइजेस वेरी करेंगी उसके साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे हमें दी गई है वो है 0.8, 0.9, 1 मीटर, 1.2 मीटर्स, तो इतनी डोर की विड्थ होती है। अब डोर की हाइट बताई गई हुई है तो वो है 1.8 टू 2.1 मीटर जितनी डोर की हाइट रखी जाती है जनरली। इसके बाद है सिल थिकनेस। सिल यानी कि जो हमारे विंडोज़ होती हैं उनके नीचे भी एक ऐसा मेंबर कंस्ट्रक्ट किया जाता है विच इज़ सिमिलर, नियरली सिमिलर टू दी लिंटल। वो लिंटल के तरह ही होता है बट नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि जो सिल है उसको सिर्फ विंडो का ही वेट गेन करना है, उसको सिर्फ विंडो को ही संभालना है, जबकि जो लिंटल है उसके ऊपर स्लैब और ऊपर की जो वॉल है उन दोनों का वेट आना है, तो उसे मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है लिंटल को
जबकि स्टील का इतनी मजबूती ज़रूरी नहीं होती। वो इसलिए इसकी जो थिकनेस है वो 0.07 टू 0.1 मीटर यानी कि 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद लास्ट है लिंटल की हाइट। लिंटल की हाइट यानी कि लिंटल कितनी हाइट तक उसे बनाना चाहिए, तो वो 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर लेवल, हमारा जो फ्लोर लेवल हो उससे 2 मीटर ऊपर तक हम लिंटल बनाते हैं। तो ये सब नॉमिनल डायमेंशंस थे। अब यहाँ पे हम हमारा ये लेक्चर ख़त्म करते हैं एंड hope you understand everything very well. See you in the next lecture. Have a good day.